Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss an important topic, that is dengue fever. So let's move to the whiteboard. So dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगी फीवर. सो डेंगी का नाम तो इससे वाकिफ़ होंगे सब स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ होंगे डियर कि ये डेंगी क्या होता है. तो आज हम उसी के हवाले से डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम देखेंगे. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम और ये हमारे जनरल नॉलेज में भी होना इसका ज़रूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेंगी फीवर. तो इस इन्फॉर्मेशन को डियर स्टूडेंट्स आपने ना सिर्फ याद रखना है बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि सब जो है इससे बच सकें. इट इज़ अ डेंजरस फीवर और आपको पता है ये एपिडेमिक्स की शक्ल में हमारे इस मुल्क में ये रहा, अब भी है, लेकिन अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द बेटर प्लान्स विच वर गिवन बाय द गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान गवर्नमेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको. इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको वर्ड बाय वर्ड समझाना भी ज़रूरी हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस. सो डेंगी फीवर इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स आपने नोट करनी है, दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ये आपको MCQs में आ सकता है कि डेंगी फीवर जो है ये कौन सा इन्फेक्शन है. दिस इज़ बेसिकली वायरल इन्फेक्शन. ये वायरस से होता है. जैसे आपने वो कोरोना वायरस का नाम सुना, जैसे आपने जो है वो HIV का नाम सुना, ये वायरसेस हैं. इसी तरह से ये भी एक वायरस है डेंगी जो है. बट द डिफरेंस इज़ कि ये वायरस जो है डियर स्टूडेंट्स ये रिजाइड करता है इन द मॉस्किटोज़. क्लियर. तो आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के केसेस पड़े थे. उसमें जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल थे दे वर इनोफिलिस. लेकिन यहाँ पर जो उनकी स्पीशी है दैट इज़ उनकी जीनस और स्पीशीज़ वो डिफरेंट है. दैट इज़ नॉट द इनोफिलिस. सो अभी चल के डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी है. सो डेंगी फीवर इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड. It is transmitted through a mosquito that is called as Aedes aegypti. Yes dear students, so it is Aedes aegypti. आपने याद रखना है इस ये MCQs point of view से भी. The mosquito which is responsible for dengue fever is Aedes aegypti. Dear students, आपने मुझे बताना है कि आपने इसको देखा है कि नहीं. आपने डेफिनेट इसको देखा होगा. ये नॉर्मल जो मॉस्किटोज़ होते हैं हमने जो देखते हैं उनसे ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है. यानी कि कंपैरेटिवली जो हम नॉर्मल देखते हैं इनोफिलिस जो उससे बड़े साइज़ का होता है. और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं. इस मॉस्किटो के अंदर देयर आर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स जो कि इसकी पहचान है. ये काफ़ी डेंजरस है. और अभी आगे चलकर देखते हैं कि इसके हवाले से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इट हैज़ बिकेम अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़. सो डियर स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स. नहीं तो मैं अभी आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट आर ट्रॉपिकल, ये टर्म ट्रॉपिकल का क्या मतलब है. सो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर अर्थ. सो और उसके दरमियान में ये इमेजिनरी लाइन है, उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. दिस इज़ कॉल्ड एज द इक्वेटर. दिस इज़ इक्वेटर. यस. सो इक्वेटर, दिस इज़ द इक्वेटर. इक्वेटर के बिल्कुल आस पास का जो रीजन होता है डियर स्टूडेंट्स ऊपर और इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे, ये वाला रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन. Yes dear students, this is the tropical region. जिसको ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन. और ट्रॉपिकल रीजन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर और इधर से इसी तरह से यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला जो रीजन है इस ये कहलाता है टेम्परेट रीजन. दिस इज़ टेम्परेट region. Clear dear students? So
टेम्परेट रीजन, और बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पर ये कहलाते हैं पोल्स, ये पोलर रीजन है। दिस इज़ द पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन से हुए? जो इक्वेटर के करीब हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ की कुछ आपको करेक्टरिस्टिक्स बताता चलूँ। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं यहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर होता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इन इलाकों में टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, और उससे ज़्यादा इसी वजह से इन इलाकों के अंदर यानी ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो क्लाउड कवर है वो भी ज़्यादा होगा। क्लाउड कवर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बारिशें होंगी, और बारिशें ज़्यादा हैं तो डियर स्टूडेंट्स इट मीन्स के वहाँ पर ये मॉस्किटोज़ यानी मच्छरों की आमाजगाहें बन जाती हैं। सो ट्रॉपिकल की ये आपको समझ आ गई। सब का मतलब होता है बिलो। तो ट्रॉपिक से बिल्कुल नीचे जो इमीडिएटली जहाँ से टेम्परेट रीजन शुरू हो रहा है, इन रीजन्स को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ऐसी कंट्रीज़ जो इन एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बना रहा और अब भी है। लेकिन हमारी हुकूमतों की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से जो ये काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल रहा। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, याद रखना, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस है। ये MCQs के लिए भी आपने याद रख लेना इसको। सो द टाइप्स ऑफ वायरसेस डेंगू वायरस दे आर 4 इन नंबर। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है वो भी 4 उसके यानी कि वो टाइप्स है उसकी प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम बार्बिडेंसिस। इसी तरह से इसकी भी यानी कि इस डेंगू वायरस की भी 4 टाइप्स होती हैं। अगर आप एक से रिकवर हो जाएं, द रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड्स अ लाइफ टाइम इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस। तो ज़िंदगी भर के लिए उस टाइप से आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी। अगर वही टाइप दोबारा आपको बाइट करेगी तो आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। लेकिन इट इज़ नॉट द श्योरिटी कि नेक्स्ट टाइम जो आपको बाइट किया क्या वो उन 4 जो टाइप्स हैं उनमें से वही सेम टाइप ने बाइट किया जिसने पहले भी बाइट किया था। अगर तो उस सेम स्पीशीज़ ने बाइट किया है तो फिर तो डियर स्टूडेंट्स उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन उनके अलावा बाकी जो 3 टाइप्स हैं उसमें से किसी ने भी बाइट किया, सो देयर इज़ अगेन चांस ऑफ गेटिंग द डेंगू फीवर। सो बट इट प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द अदर 3 वायरसेस। क्लियर? ये मेरी बात आपको क्लियर हुई? नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के WHO, देर आर 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन अब नाउ देर आर 2.50 बिलियन पीपल एट रिस्क फ्रॉम डेंगू। ये रिस्क पे हैं, यानी कि 2.5 बिलियन डेंगू के रिस्क पे हैं, और 50 मिलियन वो हैं जिनको हर साल डेंगू हो जाता है। तो इसमें आपने इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। क्लियर? 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस हर साल होते हैं, लेकिन इसी की वजह से जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 2.5 बिलियन पीपल वो इस रिस्क पे रहते हैं कि उनको डेंगू हो सकता है। नाउ द फीमेल एडिस मॉस्किटो गेट्स द वायरस व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो आपको याद आ गया होगा कि उनका जो इन्फेक्शन का जो साइकिल है, जैसे आपने प्लाज्मोडियम का भी पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फीमेल ही क्यों वर्ड आया, कि फ़ीमेल ही क्यों यहाँ पर आ रही है? तो आपने पढ़ा था प्रीवियस गेट के अंदर कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो इसलिए ब्लड सक करती हैं बिकॉज दीज फीमेल मॉस्किटोज़ दे नीड blood for maturation of their eggs। याद आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स? सो दे नीड ब्लड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। वो अपने अंडों की जो मैच्योरेशन होती है उनके जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, चूँकि फीमेल्स हैं तो वो मैच्योरेशन के लिए सक करती हैं ब्लड को। When an infected
मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, वायरस एंटर हिज और हर बॉडी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम उसकी ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, तो ट्रांसमिशन का भी आपने जहन में रखना है कि इनकी ट्रांसमिशन कैसे होनी है। सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होगा, इन्फेक्टेड ह्यूमन, उसको बाइट करेगी द फीमेल एडीज, और फिर उसके अंदर ये वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाएगा ह्यूमन ब्लड के ज़रिए, और नाउ शी बिकम्स इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब क्या होगा कि जब ये दोबारा किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, एक हेल्दी ह्यूमन को, सो द ह्यूमन नाउ गेट्स द डेंगू फीवर, he or she suffers from the dengue fever. So this is how it is transmitted. अब आगे बात करते हैं dear students. When an infected mosquito bites another person, the virus enters his or her blood and attack the white blood cells. तो dear students, यहाँ पर white blood cells ही क्यों? तो आपने प्रीवियस ईयर के अंदर ये भी चीज़ पढ़ी dear students कि जो white blood cells होते हैं, they are our immune system. They are responsible for our इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे होते हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने दो कैटेगरीज में इनको जो है वो क्लासीफाई किया था, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो दो मेजर टाइप्स थी वाइट ब्लड सेल्स की, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सो लेट मी इरेज दिस ताकि थोड़ा सा आपको इसके हवाले से मज़ीद हम वाइट ब्लड सेल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें टू मेक द कॉन्सेप्ट्स मोर बेटर। सो हियर वी गो, WBCs यानी कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 इज़ द ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द अदर कैटेगरी इज़ द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ये आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा द न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एंड द बेसोफिल्स, देन द थर्ड कैटेगरी वाज इओसिनोफिल्स। और इसी तरह से जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। आपको याद होगा द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 जो डिफरेंट टाइप के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, फिर इसमें हमने ये भी देखा था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। लिम्फोसाइट्स में द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स, और फिर उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स की आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। उसमें टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, इसी तरह से द नेचुरल किलर सेल्स, और फिर टी हेल्पर आगे उसमें हम देखते थे कि उसमें वो CD4 रिसेप्टर्स वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस WBCs they make our immune system. They make our immune system. ये हमारी पुलिस फोर्स है, ये हमारी आर्मी है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी घुसपैठिए को, किसी भी इंट्रूडर को ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त रेडी रहती है। तो ये वायरस अटैक भी उसी को कर रहे हैं। सो इनसाइड द WBCs वो वायरस रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और जब उनके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर उनको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स आहिस्ता 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 उनका जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इन स्वीयर केसेस, जो हाईली स्वीयर केसेस होते हैं डेंगू के, उनमें द वायरस इफेक्ट्स द लिवर एंड द बोन मैरो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो बोन मैरो इफेक्ट हो जाना, तो दैट इज़ अ ग्रेट, क्योंकि बोन मैरो इसलिए इफेक्ट हो जाती है क्योंकि ये सेल्स क्यों वहीं से तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, या प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो ये बोन मैरो से तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये बोन मैरो को भी इफेक्ट करेंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड द पेशेंट सफर्स फ्रॉम ब्लीडिंग। तो जब चूँकि बोन मैरो से ही प्लेटलेट्स भी बन रहे थे, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग करवानी थी इन प्लेटलेट्स ने, तो अब वो प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं बन पा रहे, क्योंकि उन्होंने किसको इफेक्ट किया हुआ है, द बोन मैरो। अब प्लेटलेट्स कम होंगे
प्लेटलेट्स का नॉर्मल फंक्शन क्या था, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। जब इनका लेवल नॉर्मल लेवल से फॉल कर जाएगा सो इट विल कॉज द ब्लीडिंग। तो इनका नॉर्मल लेवल कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, इट रेंजेस फ्रॉम 150,000 to 400,000, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 4 लाख एक नॉर्मल, जो आपको मैं इनकी क्लिनिकल वैल्यू बता रहा हूँ। आम तौर पर जो एक नॉर्मल एवरेज पर्सन के अंदर ये 2.5 लाख तक होते हैं, 250,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इनकी रेंज होती है। तो जब इनकी रेंज जो है वो थाउजेंड्स में आ जाती है, ये लैख से थाउजेंड्स में आ जाती है, तो फिर ये इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग इनसाइड द एंड आउटसाइड द ऑरिफिसेस। जितने भी हमारे जो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं, यानी नोज़, इस तरह से हमारे ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द एनस, इसी तरह जितने भी नेचुरल ऑरिफिसेस हैं वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। नाउ द अदर सिम्टम्स डेंगू फीवर के क्या क्या हो सकती हैं। हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार होता है, साथ में स्वीयर हेडेक, सर में शदीद दर्द होगा, पेन बिहाइंड द आइज़, आंखों के पीछे अंदर वाली साइड पे ये दर्द महसूस हो रहा होता है। द मसल्स एंड द जॉइंट पेन्स, मसल्स में भी दर्द, जैसे किसी ने पीटा हो, बहुत बुरे तरीके से मारा हो, इस तरह की दर्द होती है हमारे मसल्स के अंदर। जॉइंट्स बुरे तरीके से पेन कर रहे होते हैं। रैश मीन्स के वहाँ पर खारिश करने के साथ वहाँ पर वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, इरप्शंस बनना शुरू हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है रैशेस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो यहाँ पर जो मैंने आपको इसके इन्फेक्शंस के वाले से बताया कि इन्फेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि 2 होस्ट हैं। देयर आर 2 होस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। एक होस्ट है ह्यूमन और दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। ज़्यादातर ये रहेगा ह्यूमन्स के अंदर, और फिर कुछ अरसा जो है ये रहेगा इन द मॉस्किटोज़, और वहाँ पर जो इनके जो मज़ीद एग्स हैं वो मैच्योर होंगे और वहाँ से फिर नए डेंगू वायरस बनेंगे, ऑन एंड ऑन, फिर इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डेंगू फीवर किस तरह से फैल सकता है। हुकूमत की तरफ से बयान करता तमाम तजावीज़ पर अमल कीजिए ताकि इससे बचा जा सके। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।